वेलकम टू द डिबेट। इमेजिन कीजिए आप 22 साल के हैं, आपकी पहली अच्छी जॉब लगी है और अचानक से कोई आपसे कहे कि अपने 20s में घर खरीदना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। आप क्या सोचेंगे? भारत में ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये इंसान पागल है ना? क्योंकि हमारे यहाँ तो सफलता का पहला पैमाना ही अपनी प्रॉपर्टी बनाना है। घर का मतलब ही है सिक्योरिटी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यहीं से आज की हमारी इस चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम एनालाइज कर रहे हैं अंकुर वारिकू की बहुत ही चर्चित किताब मेक एपिक मनी को। राइट। हम इसके पर्सनल फाइनेंस के नजरिए को डिकोड करेंगे और आज का जो हमारा सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या फाइनेंशियल लिटरेसी को इन बहुत ही बेसिक रूल्स, छोटी कहानियों और घर मत खरीदो जैसे बोल्ड स्टेटमेंट्स में समेटना नए इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल स्टेप है, या फिर क्या ये असल बाजार की जटिलताओं को छुपाकर पाठकों में एक खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, बहुत वाजिब है और मेरा स्टैंड इस पर बहुत क्लियर है। मेरा मानना है कि ये किताब अपने जार्गन फ्री यानी बिना भारी भरकम शब्दों वाले प्रैक्टिकल अप्रोच से युवाओं के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत जरूरी रास्ता खोलती है। ये उन्हें डराती नहीं है बल्कि एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अच्छा, तो मेरा नजरिया इसके ठीक विपरीत है। मैं समझती हूँ कि फाइनेंस को इतना ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई करना और मॉर्गन हाउसल या रॉबर्ट कियोसाकी की पुरानी घिसी-पिटी बातों को नए पैकेट में बेचना, ये इन्वेस्टर्स को असली मार्केट रिस्क के लिए तैयार नहीं करता। ओके। ये सिर्फ एक सुपरफिशियल समझ देता है जो लॉन्ग टर्म में काफी नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए सीधा इसी बात पर आते हैं। ये जो आपने कहा जार्गन या मुश्किल शब्दावली की कमी, जब हम इस किताब को देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये फाइनेंस की उस दीवार को तोड़ देती है जो आम लोगों को डराती है। अक्सर फाइनेंस की भाषा जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाई जाती है ना, ताकि आम आदमी हमेशा एक एक्सपर्ट पर निर्भर रहे। ये किताब बार्टर सिस्टम के इतिहास से शुरू होकर एसेट बनाम लायबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक पाठक का हाथ पकड़कर चलती है। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकती हूँ। हाँ, बोलिए। जार्गन हटाना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हम सच में एक ऐसी किताब की तारीफ कर रहे हैं जो सिर्फ रिच डैड पुअर डैड के एसेट जो पैसा बनाए और लायबिलिटी जो पैसा खाए वाले कॉन्सेप्ट को आसान हिंदी या इंग्लिश में फिर से लिख रही है? तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यवहारिक गहराई से पूरी तरह खाली है। लेकिन आप एक बहुत बड़े पॉइंट को मिस कर रही हैं। वो क्या? हम और आप शायद रिच डैड पुअर डैड या द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ चुके हैं, लेकिन भारत में एक 22 या 25 साल के युवा को पैसे की साइकोलॉजी के बारे में स्कूल या कॉलेज में कभी कुछ नहीं सिखाया गया। ओराओकू की किताब का कोर आइडिया ये है कि पैसे का असली उद्देश्य चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि हमें हमारे समय और विकल्पों पर स्वतंत्रता देना है। राइट। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाने का एक पुल है। देखिए, थ्योरी में बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल डिसीजन को इंस्टाग्राम रील स्टाइल के रूल्स में बांध देता है। इंस्टाग्राम रील स्टाइल? बिल्कुल। जब आप 15 सेकंड की रील वाला अटेंशन स्पैन लेकर 15 साल की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने जाते हैं ना, तो आप फेल होते हैं। इसमें एडवांस स्ट्रैटेजीज, मार्केट साइकिल का एनालिसिस और पोर्टफोलियो स्केलिंग की पूरी तरह से कमी है। ये पाठकों को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्होंने फाइनेंस में महारत हासिल कर ली है। इसे ही मैं झूठी सुरक्षा का एहसास या फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहती हूँ। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, लेकिन जरा उन प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो किताब में दिए गए हैं। हम 50-30-20 बजट रूल या रूल ऑफ 72 की बात करते हैं। हाँ। जो इंसान स्प्रेडशीट देखकर घबराता है, उसके लिए ये रूल्स एक लाइफ सेवर हैं। लेकिन क्या वे सच में लाइफ सेवर हैं या सिर्फ फील गुड मैथ हैं? वे काम करते हैं। रूल ऑफ 72 को ही लीजिए। किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि पैसा कंपाउंड होता है, वो समझाती है कि अगर आप 72 को अपने एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। अगर आप 12% रिटर्न कमा रहे हैं तो 72 डिवाइडेड बाय 12 यानी 6 साल में आपका पैसा डबल होगा। ये कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है, ये वो मेंटल मैथ है जो हर बड़े इन्वेस्टर को पता होता है। राइट। और सबसे बड़ी बात, इस किताब में 10 से ज्यादा QR कोड्स हैं। आप पेज स्कैन करते हैं और सीधे एक MS एक्सेल बजट या टैक्स प्लानिंग शीट पर पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रही है,
ये उस ज्ञान को तुरंत एक्शन में बदल रही है। अच्छा, आपकी बात सुनने में लॉजिकल लगती है कि ये एक्शन में बदल रही है, लेकिन जरा 1 मिनट के लिए असल दुनिया में आते हैं। 50-30-20 रूल का उदाहरण लेते हैं। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% सेविंग्स में। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति साल का 3 लाख रुपए या उससे कम कमा रहा है, महीने का 25,000। हाँ, जो कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक है। एग्जैक्टली। अब उस 25,000 कमाने वाले इंसान के लिए क्या 50% यानी 12,500 रुपये में घर का किराया, राशन, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन कवर करना मुमकिन है? आज के समय में टियर 1 या टियर 2 शहर में ये नामुमकिन है। जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें ही आपकी आय का 80% खा रही हों, तो ये रूल काम नहीं करते। मेरा विरोध इस वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से है। आप एक 10 लाख कमाने वाले का बजट रूल 3 लाख कमाने वाले पर नहीं थोप सकते। जब ये रूल्स फेल होते हैं तो लोग निराश होकर इन्वेस्टमेंट ही छोड़ देते हैं। यहाँ मुझे आपसे थोड़ी असहमति है। मुझे नहीं लगता कि किताब ये कह रही है कि 50-30-20 एक पत्थर की लकीर है। एक उदाहरण देता हूँ। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और खून बह रहा है, तो आप उसे सीधे ओपन हार्ट सर्जरी के लिए नहीं ले जाते। राइट। आप पहले फर्स्ट एड किट निकालते हैं। ये रूल्स एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट की तरह हैं। फर्स्ट एड किट से आपका यहाँ क्या मतलब है? मतलब ये कि ये रूल्स आपको गलत खर्चों या भारी लायबिलिटीज से बचाते हैं। किताब का 30 डे रूल लीजिए। अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है तो 30 दिन इंतजार करें। अगर 30 दिन बाद भी आपको उसकी जरूरत महसूस होती है, तभी खरीदें। क्या हम सच में इस रूल की आलोचना करेंगे? ये इंपल्स बाइंग को रोकता है। किताब बहुत स्पष्ट रूप से ईगो एक्सपेंसेस को डिफाइन करती है। वो एक फॉर्मूला देती है, सेविंग्स इज इक्वल टू नीड्स माइनस ईगो। पर क्या ईगो एक्सपेंस को समझना इतना आसान है? एक 22 साल की युवा के लिए जिसे अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला है, उसे ये समझाना कि हर रोज 300 रुपए की स्टारबक्स कॉफी पीना या ईएमआई पर नया आईफोन लेना कोई नीड नहीं है, बल्कि एक ईगो एक्सपेंस है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये साइकोलॉजिकल हैक उन्हें उस फाइनेंशियल ब्लीडिंग से बचाता है जिसके बारे में आप बात कर रही थी। वो 25,000 कमाने वाला लड़का शायद 20% ना बचा पाए, लेकिन इस रूल की वजह से वो कम से कम 10% तो बचाएगा, बजाय इसके कि वो पूरा पैसा वीकेंड पार्टी में उड़ा दे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि स्टारबक्स की कॉफ़ी या आईफोन ना खरीदना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब हम इसी बेसिक रूल वाले चश्मे से जीवन के बड़े और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को देखते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, तब ये पूरी थ्योरी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। कैसे? रियल एस्टेट के मामले में तो उनका गणित बहुत सॉलिड है। मुझे वो गणित पूरी तरह से विरोधाभासी लगता है। ऑथर एक तरफ तो बहुत जोर देकर कहते हैं कि अपनी 20s और 30s में घर मत खरीदो। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि भारत में रेंटल यील्ड सिर्फ 2.4% है। वो कहते हैं कि घर खरीदने के बजाय किराए पर रहो और जो डाउन पेमेंट का पैसा है उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। स्प्रेडशीट पर यह बहुत शानदार लगता है, क्योंकि वो लॉजिकल है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन फिर कुछ चैप्टर्स बाद वो खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 40 साल की उम्र में अपना घर खरीदा, और उसका कारण क्या दिया कि ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। ये क्या बात हुई? एक तरफ आप अपने पाठकों से कह रहे हैं कि एक्सेल शीट के हिसाब से चलो, भावनाओं को बीच में मत लाओ, और दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि भावनाएं जीत जाती हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मैसेज है। मैं इसे ऐसे नहीं देखता। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये अलग अलग लाइफ स्टेजेस का रियलिज्म है। कोई भी अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपको यही बताएगा कि पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल शब्द उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंस। तो क्या 25 साल के युवा के पास इमोशंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन 25 साल की उम्र में 40,000 की ईएमआई का बोझ लेना इमोशन नहीं, फाइनेंशियल सुसाइड है। रेंटल यील्ड वाले लॉजिक के पीछे का क्यों समझिए। अच्छा, 2.4% रेंटल यील्ड का मतलब है कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं तो उससे साल का सिर्फ 2,40,000 किराया आता है, जबकि होम लोन का इंटरेस्ट 8.5% है। आप गणित में ही हार रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो ऑथर समझाना चाह रहे हैं वो है आपकी कैरियर मोबिलिटी। कैरियर मोबिलिटी। हाँ, जब आप 25 साल की उम्र में एक भारी ईएमआई से बन जाते हैं तो आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, आप कोई नया स्टार्टअप रिस्क नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे शहर या देश में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपका कैपिटल एक ईंट और सीमेंट की इमारत में फंसा हुआ है। 20s रिस्क लेने का समय है, लेकिन जब आप 40 के हो जाते हैं, आपकी आय स्थिर हो जाती है, आपका परिवार होता है, तब एक घर खरीदना एक कैलकुलेटेड इमोशनल डिसीजन बन जाता है।
ये दोनों बातें आपस में नहीं टकराती, ये एक मैच्योर इवोल्यूशन है। मैं इस करियर मोबिलिटी वाले पॉइंट से थोड़ी सहमत हो सकती हूँ, लेकिन फिर जब वो कर्ज की बात करते हैं यानी डेप्ट की, तो उनकी सलाह फिर से प्रैक्टिकल ह्यूमन बिहेवियर से कट जाती है। कैसे? वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करो, मतलब तभी स्वाइप करो जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में उतना कैश पहले से मौजूद हो। तो इसमें गलत क्या है? ये तो सबसे सुरक्षित तरीका है। थियरी में गलत नहीं है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी काम नहीं करती। अगर लोगों के पास बैंक में कैश होता ही, तो वो क्रेडिट कार्ड के रिवॉल्विंग इंटरेस्ट के जाल में फंसते ही क्यों? ईएमआई का जो साइकोलॉजिकल लालच होता है ना, वो इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ एक रूल बता देने से कोई अपनी आदत नहीं बदलता। आप किसी चेन स्मोकर को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ तभी सिगरेट पियो जब तुम्हें खांसी ना आ रही हो। ये थोड़ा एक्सट्रीम कंपैरिजन है, लेकिन वो सिर्फ एक रूल नहीं बता रहे हैं, वो क्रेडिट और लोन के जाल से निकलने का एक बहुत ही सटीक मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी देते हैं। वो हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। क्या आपको होम लोन पर एक एक्स्ट्रा ईएमआई वाला हैक याद है? हाँ, मैंने वो पढ़ा था, लेकिन क्या वो सच में उतना इम्पैक्टफुल है? वो गेम चेंजिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोन ले चुके हैं। वो समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 25 साल का होम लोन लिया है। शुरुआती 5 से 7 सालों में आपकी ईएमआई का लगभग 80 से 85% हिस्सा सिर्फ बैंक का ब्याज यानी इंटरेस्ट चुकाने में जाता है। मूल रकम तो बहुत ही धीरे धीरे कम होती है। राइट, ये तो एरोमोटाइजेशन का बेसिक नियम है। एग्जैक्टली, लेकिन आम आदमी को ये अमोर्टाइजेशन वर्ड नहीं पता होता। ऑथर इसे सिंपल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर साल अपनी मंथली ईएमआई को सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, जैसे से आपकी सैलरी बढ़ती है, और साल में केवल एक अतिरिक्त ईएमआई देते हैं, मेरा मतलब है एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरते हैं, हाँ, तो वो एक्स्ट्रा पैसा सीधा आपके प्रिंसिपल अमाउंट को हिट करता है। इसका नतीजा आपका 25 साल का लोन सिर्फ 10 साल में खत्म हो सकता है। आप बैंक को लाखों रुपए का ब्याज देने से बच जाते हैं। ये कोई खोखली फिलॉसफी नहीं है, ये ठोस एविडेंस बेस्ड एडवाइस है। मैं मानती हूँ कि वो गणित सही है, लेकिन जब हम इस पूरी किताब के बिहेवियरल फाइनेंस वाले हिस्से में आते हैं, तो मुझे इस कंटेंट की ओरिजिनलिटी पे सीरियस डाउट होता है। ओरिजिनलिटी पे डाउट क्यों? आप खुद देखिए, कंपाउंडिंग का जादू, ईगो को कंट्रोल करना, पैसे से समय खरीदना, ये सब नवल रविकांत और मोर्गन हाउसेल के विचारों का सीधा सीधा ट्रांसलेशन लगता है। और सबसे बड़ी बात, ऑथर खुद स्वीकार करते हैं कि वो कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या फाइनेंस पर बात करने के लिए आपके पास सेबी का लाइसेंस होना अनिवार्य है? लाइसेंस की बात नहीं है, क्रेडिबिलिटी की बात है। उन्होंने खुद पेनी स्टॉक्स जैसे कि करूटूरी नेटवर्क्स में भारी पैसा डुबाया है। वो खुद मानते हैं कि उन्होंने भयंकर गलतियां की हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम एक नॉन एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई उन 13 गलतियों की चेकलिस्ट को क्यों एक बाइबल की तरह माने? जब आप दूसरों के आइडियाज को सिर्फ समराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थके होने पर या भूखे होने पर फाइनेंशियल डिसीजन मत लो, तो आप कोई नया फ्रेमवर्क नहीं दे रहे हैं, आप बस इंटरनेट का ज्ञान बांट रहे हैं। आप इसे ज्ञान बांटना कह रही हैं, मैं इसे सिंथेसाइज करना कहता हूं, जो आज के समय में वैल्यू क्रिएशन का एक बहुत बड़ा फॉर्म है। ये सच है कि उन्होंने पैसे डुबाए, लेकिन क्या आप ये नहीं मानती कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद अपनी गलतियों से सीखा है, वो उस परफेक्ट एक्सपर्ट से ज्यादा रिलेटेबल होता है जिसने कभी कोई गलती ही ना की हो? रिलेटेबल होना और सही सलाह देना, ये दोनों अलग बातें हैं। लेकिन फाइनेंस में बिहेवियर ही सब कुछ है। अपनी विफलताओं को इतनी खुलकर स्वीकार करना, पेनी स्टॉक्स में हारने की कहानी बिना किसी फिल्टर के बताना, ये एक बहुत गहरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाता है। अच्छा, किताब के अंत में द लास्ट डांस नाम का एक चैप्टर है। उसमें वो अपने 20 साल के पुराने वर्जन को 13 लेटर्स लिखते हैं। वो कहते हैं कि पैसे के बारे में आपका बिलीफ आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य को ड्राइव करेगा। ये सिर्फ डेरिवेटिव कंटेंट नहीं है, ये उस जनरेशन के लिए है जो पैसे और अपनी सेल्फ वर्थ को एक ही समझती है। ऑथर उन्हें बता रहे हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है, तुम्हारी पहचान नहीं। मैं इस इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की कद्र करती हूँ, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सलाह देते हैं, तो आप सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो जाते हैं? सर्वाइवरशिप बायस? आप इसे यहाँ कैसे अप्लाई कर रही हैं? बहुत सिंपल है। जो चीज़ें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर गईं, ज़रूरी नहीं कि वे एक एवरेज मिडिल क्लास एम्प्लॉय के लिए भी काम करें। ऑथर रिस्क लेकर सर्वाइव कर गए, इसलिए वो रिस्क लेने की बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इमरजेंसी फंड के बारे में उनकी सलाह को ही लीजिए।
हाँ, इमरजेंसी फंड तो सबसे जरूरी है। ये एक DIY इंश्योरेंस प्लान है जो उन चीजों को कवर करता है जो लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते। जो कि एकदम सही है। गाड़ी खराब होना या जॉब जाना हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन फिर वो सीक्वेंस में कहते हैं कि पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लो, फिर इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर इन्वेस्ट करो। एक 22 साल के लड़के के लिए जिसकी सैलरी 30,000 है, ये सीक्वेंस बहुत ओवरवेलमिंग है। वो सालों तक सिर्फ इंश्योरेंस और फंड ही बनाता रह जाएगा, मार्केट में कभी घुसेगा ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी चिंता इंडेक्स फंड्स को लेकर है। इंडेक्स फंड्स को लेकर क्या चिंता हो सकती है? वो तो सबसे सेफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। लॉन्ग टर्म में सेफ है, लेकिन जब आप इतने कॉम्प्लेक्स मार्केट इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ कुछ पन्नों में समेट देते हैं और कहते हैं कि अपनी इनकम का 20% इंडेक्स फंड में डाल दो, तो आप उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। आप उन्हें ये नहीं सिखा रहे कि जब मार्केट 30% गिर जाएगा तब क्या करना है। जब उस 22 साल के लड़के का पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखेगा तो वो पैनिक होके बेच देगा। आप उन्हें बस तैरने के बेसिक्स बता रहे हैं और सीधे गहरे समुद्र में धक्का दे रहे हैं। देखिए, मैं इस एनालॉजी को थोड़ा घुमाना चाहूंगा। आप गहरे समुद्र में जाने की बात कर रही हैं। मेरा मानना है कि गहरे समुद्र में उतरने से पहले आपको कम से कम लाइफ जैकेट पहनना और पानी में उतरने का डर निकालना तो सीखना ही पड़ता है। कोई भी इंसान पहले दिन एडवांस डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझकर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करता। लेकिन सिर्फ लाइफ जैकेट आपको शार्क से नहीं बचा सकती है ना? पर वो आपको डूबने से तो बचाती है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। अगर ये सिंप्लीफाइड अप्रोच एक 22 साल के व्यक्ति को सिर्फ इतना मोटिवेट कर दे कि वो अपनी इनकम का 20% एक नई कार की EMI में फंसाने के बजाय उसे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में लगा दे, तो मुझे लगता है कि इस किताब ने अपना काम कर दिया है। ये एक एंट्री पॉइंट है। ऑथर एसेट एलोकेशन का एक विजुअल फ्रेमवर्क भी देते हैं, जैसे 20s में 70% इक्विटी और 30% फिक्स्ड एसेट्स। 30s में ये रेशियो बदल जाता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक दिशा निर्देश है। और पूरी किताब में ऑथर लगातार पाठकों को खुद पर इन्वेस्ट करने यानी अपस्किलिंग के लिए प्रेरित करते हैं। मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं करूंगी कि एक एंट्री पॉइंट के रूप में इसका कुछ मूल्य हो सकता है। जाहिर है, कुछ न करने से तो बेहतर है कि आप इंडेक्स फंड में शुरुआत करें, लेकिन हमें इसके दावों को लेकर थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप पाठक के दिमाग में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाते हैं। आप उन्हें एपिक वेल्थ का सपना दिखा रहे हैं। जो लोग पहले से ही फाइनेंशियल लिटरेसी के रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए ये किताब बहुत निराशाजनक हो सकती है। पाठकों को ये समझना होगा कि ये किताब सिर्फ सतह को खुरचने जैसी है। इसके बाद का जो गहरा काम है वो उन्हें खुद करना होगा। और मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं अपने स्टैंड को समराइज करूं, तो मेरा मानना है कि ये चर्चा इस बात को स्थापित करती है कि ये किताब एक बहुत ही ज़रूरी, बिना जार्गन वाले शुरुआती बिंदु के रूप में काम करती है। राइट। ये कंपाउंडिंग के जादू, इंडेक्स फंड की स्टेबिलिटी और फर्स्ट एड जैसे रूल्स को बहुत ही एक्सेसिबल बनाती है। EMI कैसे कम करें या ईगो एक्सपेंस को कैसे पहचानें, ये वो टूल्स हैं जो एक आम भारतीय युवा की जिंदगी में तुरंत पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और मेरी तरफ से समरी यही होगी कि इस एक्सेसिबिलिटी की एक कीमत है, और वो कीमत है डेप्थ। हमें इस तरह के कंटेंट को सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी बुकलेट या समरी के रूप में देखना चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब मार्केट क्रैश होता है या जब आपकी इनकम बहुत कम होती है, तब ये फॉर्मूले टूट जाते हैं। हाँ, वो तो है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको जिस रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस और अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ एक रूल बुक से नहीं आती। ये एक शुरुआत ज़रूर है, लेकिन ये फाइनेंशियल एजुकेशन की मंजिल बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मंजिल अभी आगे है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, खासकर पैसे जैसे सब्जेक्ट को समझने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा नज़रियों की ज़रूरत होती है। ये किताब शायद वो पहला चश्मा है जो पर्सनल फाइनेंस के धुंधलेपन को थोड़ा कम करता है, आपको चीज़ों को साफ देखने में मदद करता है। लेकिन पूरी और एकदम क्लियर पिक्चर देखने के लिए आपको उस चश्मे का नंबर समय के साथ अपडेट करते रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। और अब ये फैसला हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके फाइनेंशियल सफर की शुरुआत में सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी ढाल है, या फिर असली सुरक्षा उन कॉम्प्लेक्स मार्केट रिस्क्स को गहराई से समझने में है?
क्या मेक एपिक मनी आपके लिए पहला कदम है या आप इसके आगे की गहराई तलाशने के लिए तैयार हैं? इस किताब और इस विषय में अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल। तो द डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।